केमिस्ट्री क्लास 12 के क्विक रिवीजन के इस सीरीज में हम लोग कुछ लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस के ऊपर आज डिस्कशन करने जा रहे हैं। और इस लेक्चर की विशेषता ये होगी कि ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपके लिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए चाहते हैं कि ये क्लास शुरू किया जाए। चलिए, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज? सॉल्ट ब्रिज क्या है? सॉल्ट ब्रिज क्या है? राइट इट्स फंक्शन, इसके कार्य को भी लिखें। तो सॉल्ट ब्रिज क्या है, इसमें आपको लिखना क्या पड़ेगा? इसमें लिखना जो पड़ेगा हमने यहाँ लिख रखा है। देखिए, सॉल्ट ब्रिज इट इज एन इन्वर्टेड यू शेपेड, उल्टे यू आकार की इन्वर्टेड यू शेपेड लो रेजिस्टेंस डिवाइस, जिसका रेजिस्टेंस प्रतिरोध कम होता है, ऐसा एक ग्लास ट्यूब होता है, हैविंग सेमी सॉलिड पेस्ट ऑफ सम इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लाइक KCl इन जिलाटिनस मटेरियल लाइक अगर एक केमिकल कंपाउंड है जिसमें हम KCl के सॉल्यूशन को डाल के एक सेमी सॉलिड पेस्ट बना लेते हैं और उस सेमी सॉलिड पेस्ट को बना के यू शेपेड ट्यूब में डाल देते हैं और उसको उल्टा कर देते हैं ताकि KCl नीचे गिरे नहीं। दैट इज कॉल्ड सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज में आपको इतना ही लिखना है। अब इसके फंक्शन के बारे में क्या लिखना है? इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी अलाउइंग द आयंस टू मूव टुवर्ड्स द रिस्पेक्टिव हाफ सेल्स विदाउट मेकिंग डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये हाफ सेल्स, दोनों हाफ सेल्स आप जानते हो कि इलेक्ट्रोलाइट अलग अलग होते हैं। इन दोनों इलेक्ट्रोलाइट को बिना मिले बिना ही ये सॉल्ट ब्रिज क्या करता है कि दोनों हाफ सेल को कनेक्ट करता है। ठीक है, इंटरनली कनेक्टर का काम करता है सॉल्ट ब्रिज। इसमें लिखना आपको इतना ही है, लेकिन आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम कैसे बनाते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दो हाफ सेल होते हैं। ये हमने दो हाफ सेल बनाया, जिसमें राइट हाफ सेल में आपका होता है कॉपर इलेक्ट्रोड और लेफ्ट हाफ सेल में होता है जिंक इलेक्ट्रोड, यहाँ कॉपर इलेक्ट्रोड। ठीक है, और ये दोनों कनेक्टेड होते हैं एक वोल्ट मीटर से। इसमें क्या होता है? जिंक ऑक्सीडाइज होता है। तो जिंक ऑक्सीडाइज होके क्या देता है? Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इलेक्ट्रॉन इधर आता है, राइट हाफ सेल में आता है। ठीक है, और ये Zn2 प्लस कहाँ जाता है? इस सॉल्यूशन में आपको भी मालूम होगा कि इस सॉल्यूशन में पहले से हम लेते हैं ZnSO4 एक सॉल्ट है, तो नेचुरली ये डिसोसिएटेड फॉर्म में रहेगा Zn2 प्लस और SO4 2- के फॉर्म में, जिससे ये न्यूट्रल स्टेट में रहता है। जब यहाँ Zn ऑक्सीडाइज होता है, माने Zn से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, तो Zn2 प्लस का फॉर्मेशन होता है, जिससे Zn क्या होता है? Zn सॉल्यूशन में आता है। Zn सॉल्यूशन में आता है और जो भी इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं वो यहाँ जिंक इलेक्ट्रोड पर कलेक्ट होते हैं। इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, नेगेटिव चार्ज यहाँ दिखाया गया है, जिंक इलेक्ट्रोड पर कलेक्ट होते हैं और सॉल्यूशन में एक्स्ट्रा Zn2 प्लस आयन कलेक्ट होते रहता है, क्योंकि ये Zn2 प्लस न्यूट्रलाइज हो जाता है SO4 2- के द्वारा, और इस लेफ्ट कंटेनर में एडिशनल एक्स्ट्रा Zn2 प्लस आयन यहाँ जमा होने लगता है। तो ज़रूरत इस बात की होती है कि ये अगर अधिक जमा होने लगेगा तो फिर
जेडेन का फर्दर ऑक्सीडेशन का काम रुक जाएगा और इलेक्ट्रॉन रिलीज होना रुक जाएगा। ठीक है, तो Zn2+ को हम लोग क्या करते हैं, Zn2+ को न्यूट्रलाइज करते हैं बाय यूजिंग सॉल्ट ब्रिज एंड द केमिकल्स विच आर यूज्ड इन सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन आया आपके राइट हाफ सेल में क्या रहता है, राइट हाफ सेल में रहता है CuSO4। CuSO4 में से क्या होता है, Cu2+ इस इलेक्ट्रॉन को लेता है, Cu2+ इस इलेक्ट्रॉन को लेके कन्वर्ट हो जाता है कॉपर सॉलिड में, और ये कॉपर सॉलिड इस कॉपर इलेक्ट्रोड पर जमा होने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर Cu2+ कंज्यूम हो गया, लेकिन इसका जो SO4 2- पार्टनर है वो इसमें अकेला रह जाता है। तो आपने देखा कि राइट हाफ सेल में SO4 2- का कॉन्सेंट्रेशन लगातार बढ़ते जाता है, जबकि लेफ्ट हाफ सेल में Zn2+ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जाता है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, कि यहाँ पर एक इन्वर्टेड यू शेपेड ग्लास ट्यूब डाल देते हैं, और इसी ग्लास ट्यूब को, इन्वर्टेड यू शेपेड उल्टे यू के आकार के ग्लास ट्यूब को हम कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। तो सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, इन्वर्टेड यू शेपेड लो रेजिस्टेंस डिवाइस होता है, जिसका रेजिस्टेंस माने आयनों को मूव करने, आयन फ्रीली मूव हो जाते हैं इनसे। और इस सॉल्ट ब्रिज में हम डालते क्या है, हम डालते हैं KCl की सॉल्यूशन को। ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें एक केमिकल सब्सटेंस है अगर इसको डाल के हम क्या बनाते हैं, हम सेमी सॉलिड पेस्ट बना लेते हैं। सेमी सॉलिड पेस्ट क्योंकि KCl का सॉल्यूशन इसमें गिरे नहीं, क्योंकि आपने यू के आकार के ट्यूब को उल्टा कर दिया है तो गिर जाएगा। तो सेमी सॉलिड पेस्ट के रूप में रहता है। इसमें होता क्या है कि इसमें भरा हुआ है आपका KCl। ठीक है, यहाँ पर Zn2+ एडिशनल है, तो इसका ये Zn2+ Cl- के साथ कंबाइन करके बनाता है ZnCl2। दैट मीन्स KCl क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, समझे। और यहाँ SO4 के साथ यहाँ K कंबाइन करके बनाता है K2SO4। इसका मतलब कि सॉल्ट ब्रिज मेंटेन्स द न्यूट्रलिटी ऑफ बोथ हाफ सेल्स। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, जो भी यहाँ पर जो भी सॉल्यूशन है CuSO4 के या ZnSO4 के, वो एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ पाते हैं। क्यों नहीं आ पाते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। तो सॉल्ट ब्रिज एक ये भी काम करता है कि दोनों हाफ सेल्स में जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनके वो डायरेक्ट कांटेक्ट में, सीधे संपर्क में आने से रोकता है, और दोनों सेल्स में न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात। चलिए, इसी को यहां हिंदी मीडियम में भी लिखा गया है, लवण सेतु उल्टे आकार की कांच नली होती है जिसमें KCl जैसे अक्रिय विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट का सांद्र विलयन अगर के साथ अर्ध ठोस रूप में, सेमी सॉलिड रूप में भरा हुआ होता है। ठीक है, दैट इज अबाउट लवण सेतु। समझे, लवण सेतु का कार्य क्या है, दोनों सेलों के बीच, अर्ध सेलों के बीच आंतरिक सेल परिपथ को पूर्ण करता है। अगर सॉल्ट ब्रिज नहीं रहे, लवण सेतु नहीं रहे, तो क्या होगा, लेफ्ट और राइट हाफ सेल में जो भी आयंस का कॉन्सेंट्रेशन है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, Zn2+ और SO4 2- का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा तो म्यूचुअल रिपल्सन होगा, और फाइनली क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का रिलीज होना
धीरे धीरे कम हो जाएगा। ठीक है। आयनों को अभिगमन प्रदान करता है। जब सॉल्ट ब्रिज प्रोवाइड करता है आयंस, तभी ना वो कंबाइन होकर न्यूट्रलाइज होते हैं। विद्युत अपघट्यों को परस्पर अभिगमन को रोकता है, माने डायरेक्ट कांटेक्ट को रोकता है। दो अर्ध सेलों में विद्युत अपघटों के विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक्सप्लेन विथ रीजंस। इसमें कारण बताते हुए एक्सप्लेन करना है। ठीक है। सबसे पहला सवाल है कि ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड शो पारामैग्नेटिक बिहेवियर। पारामैग्नेटिक बिहेवियर क्या होता है? पारामैग्नेटिक बिहेवियर इन एनी एलिमेंट, आयन और कंपाउंड arises ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन देम। जो भी पारामैग्नेटिक बिहेवियर होता है वो तभी एराइज होगा जब उस एलिमेंट्स, आयंस या कंपाउंड्स के ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस होते हैं। तो हम जानते हैं जितने भी ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में, उनमें अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या है, प्रेजेंट है, तो वो ट्रांजिशन मेटल कहलाते हैं। तो ट्रांजिशन मेटल में हमेशा प्रेजेंस होते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण ट्रांजिशन मेटल और उनके कंपाउंड पारामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। आपको बस इतना ही एक लाइन लिखना है, द पारामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ट्रांजिशन मेटल compounds is due to presence of unpaired electrons which favors them to be attracted by magnetic field। इनमें अनपेयर्ड होता है जो कि इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड को फेवर करता है अट्रैक्ट होने से, एंड हेंस दे आर वीकली अट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। जो भी ट्रांजिशन मेटल होते हैं या उनके कंपाउंड्स होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड द्वारा वीकली अट्रैक्ट किए जाते हैं ड्यू टू पारामैग्नेटिक बिहेवियर। और पारामैग्नेटिक बिहेवियर क्यों होता है? क्योंकि ट्रांजिशन मेटल या उनके कंपाउंड्स में डिफरेंट ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। इसको हिंदी में भी लिखा गया है, डी ऑर्बिटल में अयुग्मित मीन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण संक्रमण धातु और उनके यौगिक अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। अनुचुंबकीय मीन्स पारामैग्नेटिक। ठीक है। चलिए, संक्रमण धातु रंगीन यौगिक का निर्माण करते हैं। क्यों? हम जानते हैं कि संक्रमण धातु में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। और यहाँ पर थोड़ा समझने वाली बात है कि जो भी ट्रांजिशन मेटल होते हैं, ट्रांजिशन मेटल में डी ऑर्बिटल्स होते हैं, इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं। ये डी ऑर्बिटल्स जब कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं तब तक ये डी ऑर्बिटल्स समान ऊर्जा वाले होते हैं, दैट मीन्स डीजेनरेट एनर्जी वाले होते हैं। इनकी एनर्जी इक्वल होती है। इसको ऐसे समझें, सपोज करें ये है मेरा डी ऑर्बिटल, ये है मेरा डी ऑर्बिटल। तो ये डी ऑर्बिटल में जितने भी ऑर्बिटल्स हैं सबकी एनर्जी सेम होती है। लेकिन जब ये कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं तो ये पांचों ऑर्बिटल दो भाग में डिवाइड हो जाते हैं। इनमें से दो ऑर्बिटल की एनर्जी अधिक हो जाती है और बाकी दो ऑर्बिटल की एनर्जी तीन ऑर्बिटल की एनर्जी उनसे कम हो जाती है। इसमें नीचे वाले ऑर्बिटल को हम T2g ऑर्बिटल कहते हैं और यूं वाले को EG ऑर्बिटल कहते हैं। ठीक है। होता यूं है कि जब कोई ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड लाइट एब्जॉर्ब करता है तो इसमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रोमोट करते हैं ईजी लेवल में। मूव हो जाते हैं।
लेकिन ये बिल्कुल क्षणिक अवस्था है, मोमेंटरीली पीरियड है ये, ठीक है। इससे फाइनली क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन अंत में फिर अपने ओरिजिनल पोजीशन में आते हैं। इस प्रकार से ओरिजिनल पोजीशन में आने के बाद ये एनर्जी रिलीज करते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं। और ये जो एनर्जी रिलीज करते हैं, एनर्जी निकलती है, वो डिफरेंट वेवलेंथ, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की होती है, जिसके कारण वो डिफरेंट कलर प्रोड्यूस करती है, ठीक है। विजिबल रीजन में डिफरेंट कलर प्रोड्यूस करती है, जिसके कारण ट्रांजिशन मेटल के कंपाउंड्स कलर दिखाई देते हैं, ठीक है। तो इसमें इतना आपको समझाने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल थोड़ा सा इसमें लिखें, प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंस होते हैं ट्रांजिशन मेटल में। इन ट्रांजिशन मेटल फेवर्स डी डी ट्रांजिशन, इसी को डी डी ट्रांजिशन कहते हैं। नीचे भी डी ऑर्बिटल है, ये भी डी ऑर्बिटल होता है, और ऊपर में भी डी ऑर्बिटल होता है। तो एक डी ऑर्बिटल से दूसरे डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का मूव करना, दैट इज एक्चुअली डी डी ट्रांजिशन। ये कब होता है, जब डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अगर कॉम्प्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा, डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन ईजी माने ऊपर वाले डी ऑर्बिटल में मूव नहीं कर पाएंगे। तो रियल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण ही डी डी ट्रांजिशन होता है, और डी डी ट्रांजिशन के कारण ही ट्रांजिशन मेटल के कंपाउंड कलर दिखाई देते हैं, ठीक है। प्रोमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम टी टू जी टू ईजी लेवल, इसी को बोलते हैं डी डी ट्रांजिशन, विच फाइनली प्रोवाइड्स डिफरेंट कलर्स टू देयर कंपाउंड्स। इन्हीं से जो कंपाउंड्स होते हैं ट्रांजिशन मेटल्स के, वो कलर दिखाई देते हैं, ठीक है। हिंदी में देखें इसको, संक्रमण धातु में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण होने वाले डीडी संक्रमण मीन्स डीडी ट्रांजिशन मुख्य रूप से संक्रमण धातु यौगिकों के रंगीन होने के का कारण है। बस एक लाइन में आपका आंसर होगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रांजिशन मेटल एग्जिबिट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों ये प्रदर्शित करते हैं, दैट मीन्स परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था संक्रमण धातु क्यों प्रदर्शित करते हैं। इसका कारण ये है कि आपको मालूम होगा कि ट्रांजिशन मेटल्स में, संक्रमण धातुओं में जो इलेक्ट्रॉन का इंट्रेंस होता है वो आउटर मोस्ट एस ऑर्बिटल और n-1d ऑर्बिटल में भी इंटर होता है। तो आउटर मोस्ट एस ऑर्बिटल और n-1d ऑर्बिटल के बीच एनर्जी का गैप बहुत कम होता है, जिसके कारण जब ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं तो s ऑर्बिटल और n-1d ऑर्बिटल दोनों का उसमें सहभागिता, पार्टिसिपेशन होता है, जिसके कारण वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट या वैलेंसी शो करते हैं, ठीक है। आपको लिखना केवल इतना है, ड्यू टू वेरी स्मॉल डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन ns and n-1d electrons, their electrons easily take part in the bond formation showing variable valency और oxidation state। बस एक लाइन में इसका जवाब आप लिखोगे। और हिंदी में संक्रमण धातुओं में ns और n-1d ऑर्बिटल के बीच ऊर्जा का अंतर बहुत होने के कारण d इलेक्ट्रॉन्स आसानी से बॉन्ड निर्माण कर परवर्ती संयोजकता या ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। एक लाइन में जवाब होगा आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ट्रांजिशन मेटल्स एंड मेनी देयर कंपाउंड्स एक्ट्स गुड कैटलिस्ट। ये क्यों होता है, अभी हमने बताया कि ट्रांजिशन मेटल के कंपाउंड में वैलेंस s ऑर्बिटल और n-1d ऑर्बिटल के बीच एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होता है। बहुत कम होने के कारण वो वेरिएबल वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, दैट मीन्स परवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था शो करता है।
अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्था शो करता है। ठीक है, और अलग अलग माने वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने के कारण ट्रांजिशन मेटल के कंपाउंड, ट्रांजिशन मेटल के जो भी कंपाउंड्स होते हैं, ट्रांजिशन मेटल काफ़ी आसानी से अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर देता है, अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर देता है। क्यों? ड्यू टू वेरिएबल वैलेंसी। वेरिएबल वैलेंसी क्यों? क्योंकि ns और n-1 d ऑर्बिटल में एनर्जी का अंतर काफ़ी कम होता है, और यही प्रोवाइड, ये जो अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स यहाँ फॉर्मेशन होता है, ये रिएक्शन के एक न्यू एक्टिवेशन एनर्जी के रास्ते को फॉर्म करता है, जिसके कारण ये कैटेलिक एक्टिविटी, कैटेलिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है, फिर से समझे, ड्यू टू वेरिएबल वैलेंसी, वेरिएबल वैलेंसी के कारण जो भी ट्रांजिशन मेटल होते हैं वो आसानी से नए अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर पाते हैं, और ये जो नया अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, बनता है, वो केमिकल रिएक्शन को एक नए एक्टिवेशन एनर्जी के साथ रास्ता बताता है, बनाता है, जिसके कारण ट्रांजिशन मेटल के जो कंपाउंड होते हैं या ट्रांजिशन मेटल होते हैं वो कैटेलिटिक एक्टिविटी शो करते हैं। ठीक है, माने कैटेलिटिक एक्टिविटी जो होता है वो ड्यू टू वेरिएबल वैलेंसी के कारण होता है। इसको देखिए हिंदी में भी, परवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था के कारण संक्रमण धातु आसानी से अस्थायी कॉम्प्लेक्स बनाकर एक नए संक्रियन एक्टिवेशन एनर्जी पथ का निर्मित करते हुए प्रेरक गुण प्रदर्शित करते हैं। केवल एक लाइन में इसका जवाब आप लिखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन इज हाई फॉर ट्रांजिशन मेटल्स। ट्रांजिशन मेटल्स के लिए इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन माने ट्रांजिशन मेटल्स के एटम्स के टूटने के लिए जो एनर्जी होती है वो काफ़ी हाई होती है। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ट्रांजिशन मेटल में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो काफ़ी अधिक होते हैं। काफ़ी अधिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के होने के कारण इनके एटम्स के बीच जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है वो काफ़ी अधिक होता है। यही कारण है कि इनको तोड़ने के लिए हमें अधिक एनर्जी लगानी पड़ती है, जिसके कारण इनका एनर्जी, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन काफ़ी अधिक होता है। बिल्कुल एक लाइन में इसका आंसर है, लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड strong interatomic forces of attraction in transition metal which is responsible for high enthalpy of atomization। समझ रहे हैं बात? चलिए हिंदी में भी इसको लिख दिया है हमने कि अधिक संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण संक्रमण धातुओं में मजबूत अंतर परमाणुविक आकर्षण बल निर्मित करते हैं, जिससे इनकी कनन ऊर्जा, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन काफ़ी अधिक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ देखें, ये सिंपल सा कुछ सवाल है। इसमें आइडेंटिफाई ABCDE, आपको ABCDE की पहचान करनी है कि कौन से कंपाउंड यहाँ बनेंगे। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला हम लोग सबसे पहले को देखें, CH3 CHO, ये जब HCN से रिएक्शन करता है, बड़ी जाना पहचाना रिएक्शन है, तो क्या होता है, ये बॉन्ड यहाँ पे आता है। ठीक है, यहाँ पे आता है, नेगेटिव चार्ज हो गया तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, लाइक दिस। देखिए यहाँ कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये हाइड्रोजन ज्यों कहते हो। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर है आपका HCN। ठीक है,
तो क्या होगा, HCN में CN के ऊपर माइनस, H के ऊपर प्लस, ये H यहाँ जाएगा और CN कहाँ जाएगा, कार्बन के पास जाएगा। CN कहाँ जाएगा, कार्बन के पास जाएगा। ठीक है, तो आपका कंपाउंड क्या बना, कंपाउंड बनेगा CH3C और ये आया CnOH H। ठीक है, आप OH को ऊपर या नीचे ये कहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, इट इज Cn। ठीक है, ये हो गया आपका A। अब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहां देखिए हाइड्रोजन या OH दोनों का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, तो हाइड्रोलिसिस किसका होगा, यहां CN का हाइड्रोलिसिस होता है और आपका कंपाउंड बनता है CH3 COOH OH H। ठीक है, ये देखिए इसमें कार्बन कितने हुए, 1 2 3, कार्बन हो गए 3, 1 2 3, 3 का मतलब प्रोपेनोइक एसिड। दूसरे कार्बन पर OH ग्रुप है, इसलिए इसका नाम क्या होगा, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, तो ये हो गया आपका A और यहां हो गया B, इट इज B। ठीक है, समझ में आ रही है बात। चलिए C में क्या होगा, यहां देखिए 1 2 3, प्रोपेनोइक एसिड को Cl2 के साथ रिएक्शन कराते हैं, प्रोपेनोइक एसिड को Cl2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, ये COOH ग्रुप के बाद जो पहला कार्बन होता है उससे एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन को लेके HCl के रूप में बाहर हो जाता है, HCl के रूप में बाहर हो जाता है और एक क्लोरीन इससे जुड़ जाता है। तो C जो कंपाउंड बनेगा वो कैसा होगा, देखिए लाइक दिस, CH3 CH Cl COOH। ठीक है, ये हो गया आपको 1 2 3, 2 क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड, 2 क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, ये हो गया आपका C। समझ रहे हैं बात। यहां देखिए, यहां एसिटाइल क्लोराइड का हम रिडक्शन कराते हैं, एसिटाइल क्लोराइड का रिडक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ PDBaSO4, दैट इज दिस इज रोजेनमंड रिएक्शन, बड़ी जाना पहचाना रिएक्शन है। तो इसमें क्या होगा, एक हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ HCl के फॉर्म में बाहर हो जाएगा। ठीक है, एक हाइड्रोजन ये बाहर हो गया, बाद बाकी एक हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएगा एंड द प्रोडक्ट इज CH3CHO। ठीक है, ये हो जाएगा आपका D। एंड फाइनली यहां पर समझ गए, इट इज एसिटाइल क्लोराइड को जब रिड्यूस करते हैं पैलेडियम और BaSO4 के प्रेजेंस में तो हमारा बनता है एसिटल्डिहाइड और HCl बाहर निकलता है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रोजेनमंड रिएक्शन। ठीक है,
ये तो बहुत सिंपल सा सवाल है। एसिटल्डिहाइड का यहाँ K2Cr2O7H प्लस के प्रेजेंस में क्या होता है, इसका ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन होने से CHO ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH ग्रुप में, माने E हो जाएगा आपको CH3COOH। दिस इज इथेनोइक एसिड और एसिटिक एसिड। इथेनोइक एसिड, इसको एसिटिक एसिड भी कहते हैं, एसिटिक एसिड भी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सम्स की ओर आते हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग। फर्स्ट इज कैनिजेरोज रिएक्शन। कैनिजेरोज रिएक्शन क्या है, कैनिजेरोज रिएक्शन क्या है, हम लोग एल्डोल रिएक्शन पढ़ते थे। एल्डोल रिएक्शन वैसे रिएक्शंस हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन, जिस वैसे अल्डिहाइड जो अल्फा हाइड्रोजन जिनमें होता है वो आपस में कंडेंस करते हैं, एक दूसरे से मिलके एल्डोल का फॉर्मेशन करते थे। लेकिन वैसे अल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता था वो कैनिजेरोज रिएक्शन शो करते हैं। ठीक है, तो यहां देखें, अल्डिहाइड्स विथ नो अल्फा हाइड्रोजन, फॉर एग्जांपल फॉर्मल्डिहाइड, रिएक्ट्स विथ कॉन्क NaOH, गिव रेस्पेक्टिव ईस्टर। माने यहां पर हमने फॉर्मल्डिहाइड लिया है तो इसका ईस्टर बनेगा सोडियम फॉर्मेट एंड अल्कोहल, इसमें इस केस में अल्कोहल बनेगा मिथेनॉल। ठीक है, इसको सॉर्ट करने के लिए हमने ऐसा लिखा है, इसको हम बोलते हैं कैनिजेरोज रिएक्शन। इसमें आपको दोनों चीजें आ गई, जनरल डिफिनीशन भी आ गया और एग्जाम्पल भी आ गया। और इसी को हिंदी मीडियम में अल्फा हाइड्रोजन रहित अल्डिहाइड, फॉर एग्जाम्पल फॉर्मल्डिहाइड, और सांद्र NaOH की अभिक्रिया से ईस्टर, सोडियम फॉर्मेट और अल्कोहल मीथेनॉल का निर्माण होता है। इसी को बोलते हैं कैनिजेरोज रिएक्शन। अब इस रिएक्शन के थोड़ा घरेलू मैकेनिज्म को समझें। इसमें आप कैसे इसको करेंगे ये देखें। देखिए ये आपका बन गया HCOONA, सोडियम फॉर्मेट, इट इज ईस्टर। ठीक है, और यहां क्या बचा आपको, देखिए 2 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन यहां। ठीक है, तो क्या हो गया, यहां देखिए CH3 1 2 CH3, यहां से 2 हाइड्रोजन हम कार्बन के लिए लिए तो CH3 और ये OH, दैट इज मिथेनॉल। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, समझे, बात समझ रहे हैं। इसको H के बदले आप अगर C6H5 भी रख देते हैं तो नो प्रॉब्लम। ऐसे ठीक इसको लिखें C6H5 CHO। ठीक है, और इसको एक NaOH से ठीक इसी तरह आप प्रोडक्ट लिख लें। ठीक है, ठीक इसी तरह प्रोडक्ट लिख लें। तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो एक आएगा बेंजाइल अल्कोहल, एक आएगा, आप करके अपने से देखना, एक आएगा सोडियम बेंजोएट C6H5COONA प्लस C6H5CH2OH। ठीक है, चलिए ठीक इसी आधार पर समझेंगे इसको। नेक्स्ट, क्लेमेंसन्स रिडक्शन। ये होता है अल्डिहाइड, जब अल्डिहाइड को हम जिंक अमलगम और HCl के प्रेजेंस में रिड्यूस कराते हैं। यहाँ जिंक अमलगम ZnHg इन प्रेजेंस ऑफ HCl के प्रेजेंस में इनका रिडक्शन होता है, हाइड्रोजन का एडिशन होता है।
तो बहुत सिंपल सी बात है कि यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखिए ये जो CH3CO CH3, यहाँ पर कार्बन के साथ दो ठो बॉन्ड है, दो ठो बॉन्ड है, ठीक है। ये दोनों बॉन्ड ऑक्सीजन से अटैच्ड है। यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन क्या होता है, इसमें 2 हाइड्रोजन क्या होता है, 2 हाइड्रोजन चला जाता है इसके साथ और ये H2O का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। और बाद बाकी 2 हाइड्रोजन बचा, यहाँ 2 बॉन्ड है, दोनों बॉन्ड कार्बन से जोड़ के बनाता है आपको यहाँ प्रोपेन, ठीक है। कीटोन के साथ भी ठीक इसी तरह आप कीटोन के साथ या एल्डिहाइड के साथ भी कर सकते हैं, या बेंजल्डिहाइड के साथ भी इसको आप देख सकते हो। नेक्स्ट हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, इसको हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन भी कहते हैं। हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन एक्चुअली इसमें होता क्या है, इसमें जो भी एसिड एमाइड होते हैं, एसिड एमाइड एमीन में कन्वर्ट होते हैं, जिनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या एसिड एमाइड की अपेक्षा 1 कम होती है, इसीलिए इसको हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। ये रिएक्शन होता है ब्रोमीन और अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में। जब इसको हम हीट करते हैं तो प्राइमरी एमीन का फॉर्मेशन होता है, इट इज प्राइमरी एमीन, ठीक है। देखिए यहाँ कन्वर्जन ऑफ एमाइड्स इनटू 1 डिग्री प्राइमरी एमीन, 1 डिग्री प्राइमरी एमीन हैविंग 1 कार्बन एटम लेस देन पेरेंट एमाइड, जो भी ये एमाइड है उससे 1 कार्बन की संख्या इसमें कम होती है। इन प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन वाटर एंड एक्वस अल्कोहलिक KOH इज कॉल्ड हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, ठीक है। और हिंदी में KOH तथा ब्रोमीन जल की उपस्थिति में अल्काइल एमाइड्स का प्राइमरी एमीन, प्राथमिक एमीन, जिसमें मूल एमाइड से 1 कम कार्बन परमाणु होते हैं, में परिवर्तन को हॉफमैन ब्रोमाइड प्रतिक्रिया कहते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल सी भाषा में है, आप इसको एक बार पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। इसमें होता क्या है, इट इज एसिड एमाइड, जिसको बोलते हैं एसिटामाइड और एसिटामाइड, एसिटामाइड को Br2 और KOH के साथ हमने रिएक्शन कराया, तो आप क्या करना है, CO को केवल हटा दें तो ये बन गया आपको मीथेन एमीन, ठीक है। बाद बाकी देखें 4K है, 2K को Br2 के साथ कर दें तो KBr, ठीक है। 2K बचा K2CO3, बाद बाकी यहाँ 1 CO और यहाँ 4 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन को लेके K2CO3, इसका 1 ऑक्सीजन, इसका 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन बचा, 4 हाइड्रोजन बचा, तो यहाँ एक और प्रोडक्ट हो जाएगा 2H2O, ठीक है। हालांकि मेन है हमारा कि आप प्राइमरी इमीन को कन्वर्ट करके दिखा दें, ये पूरा लिखें और उससे प्राइमरी इमीन बना दें, दैट इज हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक यहाँ बहुत बहुत बेहतरीन सवाल है कि वाई ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर वोलाटाइल देन पारानाइट्रोफिनॉल। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल मोर वोलाटाइल होता है पारानाइट्रोफिनॉल से। इसका कारण ये है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहता है, इट इज ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहता है, अंतः आणविक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। ये देखिए हो गया आपको
अंतः आणविक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है। जबकि जबकि पारानाइट्रोफिनॉल में क्या होता है? पारानाइट्रोफिनॉल में ये देखिए, इट इज पारानाइट्रोफिनॉल। पारानाइट्रोफिनॉल इट इज पारानाइट्रोफिनॉल। पारानाइट्रोफिनॉल में क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है। पारानाइट्रोफिनॉल में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, माने दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इसमें हो गया इंट्रामॉलिक्यूलर, ये पूरा आपका एक ही मॉलिक्यूल है। इट इज इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है। एंड दिस इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण ही ये अधिक वाष्पशील होता है। ठीक है। यहां देखिए एक लाइन में, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इट इज मोर वोलाटाइल देन पारानाइट्रोफिनॉल हैविंग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रोवाइडिंग एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से मॉलिक्यूल्स एक साथ जुड़ जाते हैं, जिससे उसका वोलाटाइल नेचर कम हो जाता है। हिंदी में भी देखें, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में अंतः अणुक हाइड्रोजन बंधन उपस्थित होने के कारण ये पारानाइट्रोफिनॉल से अधिक वाष्पशील होता है, जिसमें अंतर आणविक हाइड्रोजन बॉन्डिंग उपस्थित होता है। इसमें अंतर आणविक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का हिंदी होता है अंतर आणविक हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होता है। जबकि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में इट इज ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ये हुआ आपका ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड इट इज पैरानाइट्रोफिनॉल। पैरानाइट्रोफिनॉल, नाइट्रोफिनॉल। ठीक है। समझ रहे हैं? चलिए, ये एक छोटा सा सवाल है। इस सवाल में हम लोग देखें कि क्या कहा जा रहा है। ठीक है। ये रिएक्शंस को कंप्लीट करना है। बहुत जाना पहचाना रिएक्शन है। कॉपर 573 के प्रेजेंस में क्या होता है? डीहाइड्रोजनेशन होता है। इसमें होता है डीहाइड्रोजनेशन, माने हाइड्रोजन का रिमूवल होता है। हाइड्रोजन का रिमूवल होता है। और हाइड्रोजन का रिमूवल होता है तो यहाँ बताते चलें, यहाँ पर आपको दिया गया है 2 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल को दिया गया है, 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है। तो 1 डिग्री अल्कोहल के डिहाइड्रोजनेशन से अल्डिहाइड बनता है। 2 डिग्री अल्कोहल के डिहाइड्रोजनेशन से कीटोन बनता है। कीटोन बनाने के लिए आप क्या करेंगे? ये दोनों हाइड्रोजन को बाहर निकाल दें, तो क्या बनेगा आपका प्रोडक्ट? आपका प्रोडक्ट बना CH3, C डबल बॉन्ड CH3, दैट मीन्स एसीटोन। एसीटोन या प्रोपेन 2 ओन। चलिए नेक्स्ट है यहां पर पीसीसी के प्रेजेंस में, एसिड के प्रेजेंस में पीसीसी से हम ऑक्सीडेशन कराते हैं, रेस्ट्रिक्टेड ऑक्सीडेशन। इस रेस्ट्रिक्टेड ऑक्सीडेशन में अल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। कुछ नहीं करना है, ये OH ग्रुप को हटा के अल्डिहाइड ग्रुप आपको दे देना है। OH ग्रुप को हटा के अल्डिहाइड ग्रुप दे देना है। ठीक है। तो हो जाएगा आपको CH3 CH, बाद बाकी ज्यों का त्यों रहेगा CH, और यहाँ हो जाएगा CHO।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा है, यहाँ पर एक अल्कोहल है और यहाँ एक एसिड है। अल्कोहल और एसिड किसी एसिड के प्रेजेंस में आपस में कंबाइन करते हैं तो ईस्टर का फॉर्मेशन होता है। इस ईस्टर के फॉर्मेशन में अल्कोहल चूंकि कार्बोक्सिलिक एसिड से अधिक एसिडिक होता है, इसलिए इसका H और इसका OH हटा के आप -H2O कर दो, बाद बाकी को यहाँ पर आप लिख दें CH3 COO CH2 CH3। ठीक है, तो ये हो गया, दिस इज एसीटेट ग्रुप एंड दिस इज इथाइल ग्रुप, इट इज इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट जो कि एक ईस्टर है, ईस्टर है। ठीक है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, इसमें ये भी पूछा जाता है कि जब ईस्टर का हाइड्रोलिसिस करते हैं, अगर बैकवर्ड रिएक्शन कराएं तो ईस्टर का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आपका क्या बनेगा, आपका बनेगा अल्कोहल, इट इज मिथेनॉल, मिथेनॉल एंड दिस इज प्रोपेनोइक एसिड, इट इज प्रोपेनोइक एसिड। तो CH2, हाँ प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट एक सवाल आते हैं, डिफाइन द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, बहुत सिंपल सा रिएक्शन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन? रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में जो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन में चेंज होता है, द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। That means rate of reaction is change in concentration of reactant divided by time taken in chain। समझने के लिए एक जनरल रिएक्शन आप इतना लिखो काफ़ी है। ठीक है, यहाँ समझने के लिए हम एक जनरल रिएक्शन लिखे हैं कि A P में कन्वर्ट होता है। वैसी स्थिति में रेट ऑफ रिएक्शन को क्या लिखते हैं हम, कॉन्सेंट्रेशन के डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में -dA/dt और प्रोडक्ट के बढ़ते हुए क्रम में प्लस dP/dt। ठीक है, हिंदी में इसको लिखेंगे इकाई समय में अभिकारक की सांद्रता में हुए परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। अर्थात प्रतिक्रिया का वेग इज इक्वल टू अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय। एक सामान्य प्रतिक्रिया के लिए ठीक वैसा ही आप लिख दो हिंदी में भी। ठीक है, चलिए ये एक छोटा सा सवाल है, इसको भी हम लोग देखते चलें। इस सवाल में क्या कहा जा रहा है, द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ फॉर्मिक एसिड इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विथ रेट कांस्टेंट 2.4 × 10⁻³ पर सेकेंड। यहां पर K का वैल्यू आपको दिया गया है, K का वैल्यू दिया गया है, इट इज K। ठीक है, K का वैल्यू आपको दिया गया है। हाउ लॉन्ग इट विल टेक फॉर 3/4 ऑफ इनिशियल क्वांटिटी टू डिकम्पोज। 3/4 का मतलब हुआ कि आपको निकालना है T 3/4 इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे कि T 3/4 इज इक्वल टू होता है T½ इंटू 2, T½ इंटू 2। अगर आप किसी तरह से T½ निकाल लें, ठीक है, तो आप आसानी से T⁴ का वैल्यू निकाल सकते हो। तो यहां रिएक्शन दिया गया है फर्स्ट ऑर्डर। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए
टी हाफ का वैल्यू क्या होता है 0.693 बाई के, 0.693 बाई के। ठीक है, तो यहाँ पर 0.693 के का वैल्यू यहाँ दिया गया है, के का वैल्यू यहाँ पर दिया गया है, वो वैल्यू यहाँ पर आप पुट कर दो 2.4 इंटू 10⁻³ बस आ गया आंसर। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका टी हाफ का वैल्यू आएगा, टी हाफ का वैल्यू आएगा 0.289 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू 289 सेकेंड। टी हाफ का वैल्यू आ गया। ठीक है, तो टी 3/4 का वैल्यू क्या कर लेंगे आप, टी हाफ मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 289 इंटू 2 इज इक्वल टू 578 सेकेंड। बहुत सिंपल सा सवाल। ठीक है, चलिए तो इस पर आप प्रैक्टिस करते रहें। हम कोशिश करेंगे कि इन सभी क्वेश्चंस, एक एक क्वेश्चंस को शॉर्ट में भी आपको देते रहें। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। तब तक आपको एग्ज़ाम की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ हम आते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स अ लॉट।